प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड का पाठ आखिरी चट्टान इसका अध्ययन करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश। सर्वप्रथम हम लेखक के जीवन परिचय, उसके बाद में पाठ परिचय और फिर हम इस पाठ को पढ़ेंगे। लेखक मोहन राकेश, जिनका जन्म हुआ सन 1925 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1972 ईस्वी में। जीवन परिचय। नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। इस प्रसंग में वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन किया। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय निधन हो गया। इनकी प्रमुख कृतियाँ: इन्होंने अंधेरे बंद कमरे, अंतराल और न जाने वाला कल ये उपन्यास लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे ये नाटक संग्रह हैं। क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ, ये इनके कहानी संग्रह हैं। परिवेश नाम से इन्होंने एक निबंध संग्रह प्रकाशित किया है और भ्रमण वृत्तांत हैं इनके आखिरी चट्टान तक। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई है। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है। मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया हो। इस पाठ में लेखक ने विशेष करके कन्याकुमारी का सूर्यास्त और वहाँ के सूर्योदय का अनुपम दृश्य, वहाँ की सूर्योदय सूर्यास्त के अनुपम छटा, इसका चित्रण किया है। वहाँ की प्रकृति का चित्रण किया है। सूर्यास्त के समय परिवेश में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, समुद्र का जल कैसा नजर आने लगता है, वहाँ रेत भी बदलते हुए रंगों की नज़र आने लगती है। इसका सबका चित्रण लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। देखते हैं आखिरी चट्टान। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि, जहाँ सूर्योदय भी अपने आप में निराली छटा लिए हुए है, तो सूर्यास्त का समय भी वहाँ देखते ही बनता है। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। लेखक वहाँ यात्रा करने के लिए पहुँच जाता है। वहीं का यात्रा वृत्तांत बता रहा है। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। तो लेखक इस समय है कन्याकुमारी की उस चट्टान पर जहाँ हिंद महासागर, जहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों का संगम स्थल है।
उसी चट्टान पर वहाँ किसी समय स्वामी विवेकानंद जी ने भी समाधि लगाई थी। हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थित सी लग रही थी। क्या वह चट्टान? हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थी। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी। जो चट्टानें पानी में डूबी हुई थी और पानी से डूब करके फिर कभी कभी बाहर निकल आती थी, उन चट्टानों का रंग कैसा हो जाता था? बिल्कुल स्याह काले रंग का, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षया अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से यात्रा करने के लिए आया एक दर्शक। उस दृश्य के बीच मैं जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी घिर गई है। समुद्र के पानी का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी ऊपर की तरफ आ जाता है तो कभी नीचे बैठने लगता है। उसके कारण चट्टान कभी तो पूरी तरह से खाली साफ सुथरी नज़र आती है और धीरे धीरे देखते ही देखते वह पानी से चारों ओर से घिर चुकी होती है। पानी धीरे धीरे उस चट्टान को अपने में समा लेता है, अपने में डुबो लेता है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। लेखक का शरीर किससे सिहर गया? लेखक जिस चट्टान पर खड़ा हुआ था उस चट्टान पर धीरे धीरे पानी ऊपर की ओर बढ़ता आ रहा था, इस कारण से लेखक का शरीर सिहर गया। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। अब लेखक वहाँ कन्याकुमारी के सूर्यास्त का वर्णन कर रहा है। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। तो लेखक की इच्छा होती है कि एक ऊंचे पीले रेत के टीले के ऊपर जाकर वह उस सूर्यास्त के क्षणों को देखना चाहता है। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखते ही बनता है तो अनेक पर्यटक वहां उस सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए पहुंचते हैं। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। यूं उनकी बातों से कहीं रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए स्याह सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। वो जो युवतियाँ थी मिशनरी की, उन युवतियों ने बिल्कुल श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, स्याह सफ़ेद रंग, इतना पूरी तरह से सफ़ेद रंग के लबादे वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे और मोक्ष के विषय में चर्चा करती हुई वे आगे आगे चल रही थी। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। तो लेखक अब पहुंच जाता है सैंड हिल पर। सैंड हिल पर बहुत से लोग पहले से बैठे हुए थे सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए। 8-10 नवयुवतियाँ, 6-7 नवयुवक
और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे और वे विविध अलग अलग परिधानों में रहते हुए वहाँ सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए मौजूद थे। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। तो उन्होंने सूर्यास्त देखने के लिए सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे। जो वहाँ पर्यटक थे उन्होंने, हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। तो एक तरफ समुद्र में लहरें उठ रही थी, तो दूसरी ओर समुद्र के किनारे चलने वाली हवा से उन पर्यटकों के रेशमी वस्त्रों में भी हलचल सी हो रही थी, उनमें भी लहरों का सा आभास हो रहा था। मिशनरी युवतियाँ वहाँ आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई, उस पूरे कैनवास में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था। लेखक की इच्छा थी कि वह समुद्र के किनारे जो सबसे नज़दीक टीला है उस टीले पर चढ़े, जो सबसे ऊंचा भी हो, जिस पर पहुंच करके वह सूर्यास्त को बहुत अच्छी तरह से देख सके। तो सबसे आगे के टीले पर जाने की इच्छा लेखक अपना मन में लिए हुए आगे बढ़ता है। तो अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए हुए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहाँ पहुँचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। लेखक सैंड हिल से आगे जब एक टीले पर पहुँचता है और यह सोचता है कि शायद यही आखिरी टीला हो, तो वहाँ जाकर महसूस करता है कि उससे आगे भी एक और टीला है जो उस टीले से भी कहीं अधिक ऊंचा है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। लेखक ने देखा एक के बाद एक कई टीले नजर आ रहे थे। लेखक तेजी से उन सभी टीलों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। टांगें थक रही थी, पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। लेखक अंतिम टीले पर पहुंच जाता है। वहां से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार फतह किया हो। तो वहाँ अंतिम टीले पर पहुँच करके लेखक को ऐसा एहसास होने लगा कि शायद संसार की वह सबसे ऊंची चोटी है जिस पर लेखक सबसे पहली बार वहाँ पहुँचा है, और शायद लेखक से पहले कोई व्यक्ति वहाँ न पहुँचा हो। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियाँ ऊपर को उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियाँ ऐसी लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य, वहाँ नारियलों के पेड़, हवा
का तेज चलना, पेड़ों का झुरमुट, ये सब दृश्य बड़े आकर्षक लग रहे थे, जो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहे थे। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। तो धीरे धीरे देखते ही देखते सूर्य नीचे की तरफ जा रहा होता है और सूर्य नीचे जाता जाता पानी की सतह को टच कर देता है, उसको छू देता है। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। पीली रेत के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, अंतिम सूर्य की किरणें, तो पीली रेत अपने आप में सुनहरी हो उठती है, चमकने लगती है। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहाँ उंडेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिराई। अब लेखक देखता है कि सूर्य का गोला धीरे धीरे पानी के और करीब जाता है और करीब जाता है, और कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते वह सूर्य का गोला पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुलाया। जैसे ही सूर्य का गोला पानी की सतह को छूता है तो ऐसा लगता है कि मानो वो सारा पानी सुनहरी हो गया हो। उस सारे पानी के ऊपर मानो सोने की एक चादर फैल गई हो, यह सोना पिघलाकर उस पानी पर ढुलका दिया गया हो। पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया। देखते देखते वह सूर्य का गोला पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। क्षण क्षण में वहाँ पानी का रंग बदल रहा था, और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था, जहाँ पानी के ऊपर ऐसा लग रहा था कि मानो सोने को पिघला करके फैला दिया गया हो, वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा। जब सूर्य उस पानी में पूरी तरह से चला गया तो ऐसा लगा कि मानो लहू उस सागर में पानी के ऊपर फैला दिया गया हो। पानी का रंग बिल्कुल लहू के समान लाल हो गया था। लहू भी फैला दिया गया हो। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैंगनी से काला पड़ गया। देखते ही देखते वह लाल रंग बैंगनी रंग में बदल जाता है और फिर पानी बिल्कुल काला काला नजर आने लगता है। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियाँ उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी। हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्यपट पर स्याही फैल गई थी। इसका मतलब पूरी तरह से वहाँ अंधेरा छा गया था। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियाँ भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। तो सूर्यास्त हो चुका था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा। लेखक के शरीर में कपकपी क्यों भर गई? लेखक के शरीर में कपकपी इसलिए भर गई क्योंकि सूर्यास्त जिस दृश्य को देखने के लिए लेखक वहाँ पहुँचा था वह हो चुका था, और उसके बाद चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। लेखक अपने गंतव्य से काफ़ी दूर था। लेखक के मार्ग में चारों ओर अंधकार ही अंधकार
उस चीज़ को देख करके मन में जो ख्याल आए, उन ख्यालों ने लेखक के शरीर में कपकपाहट पैदा कर दी। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहाँ स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। लेखक को मन ही मन इस बात का डर था कि वह अनेकों टीलों को पार करके आगे आ गया था। क्या समय रहते वह उन सब टीलों को पार करके अपने नियत स्थान पर जा सकेगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। तो लेखक के मन में आता है कि शायद मैं उन सभी टीलों को पार करके नहीं जा पाऊंगा, उसमें दिक्कत आएगी, कहीं मार्ग भटक गया तो। अंधकार हो चुका है, अंधेरा छा चुका है। तो लेखक मन ही मन ये निश्चित करता है कि वह समुद्र तट के नीचे उतर करके किनारे किनारे चल करके केप होटल तक पहुँचे। यह सोच करके लेखक उस रेत के टीले पर नीचे तट की तरफ फिसल जाता है, पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई रंगों की रेत देखी गई है, सुरमई, खाकी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। तो लेखक की निगाह जैसी उस रेत पर पड़ती है जो समुद्र के तट पर बिखरी हुई है, तो वह रेत रंग रंग की, कहीं सुरमई, खाकी, पीली, लाल, न जाने कितने रंगों की वह रेत नजर आती है। लेखक ने शायद उससे पहले कभी इस प्रकार की रेत नहीं देखी थी। कितने ही अनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते हैं वे सब वहाँ थे, और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसलकर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहाँ से आगे चल दिया। लेखक उदास मन से वहाँ से आगे क्यों चलता है? उसका कारण है लेखक का मन वहाँ के सौंदर्य को देख करके, वहाँ के रंग बिरंगी रेत को देख करके वहीं रुकने को करता है, लेकिन आगे जाना भी जरूरी है, इसलिए उदास मन से लेखक आगे बढ़ जाता है। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जैसे जैसे रात होती जा रही थी वैसे वैसे समुद्र का पानी ऊपर की ओर बढ़ रहा था। तट जो पहले ज़्यादा चौड़ा था, पानी ऊंचा उठने से तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। लेखक को लगने लगा कि कहीं पानी तेजी से ऊपर बढ़ गया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें
पैरों के नीचे तक आकर लौट गई। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। तो लेखक वहाँ दौड़ धूप में उस चट्टान से टकरा जाता है। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई थी, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। लेखक का साहस पानी की तरफ पांव बढ़ाने का क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि लेखक को लग रहा था कि पानी तेजी से ऊपर उठता जा रहा है। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। लेखक चट्टान की नोकों पर पैर रखता हुआ ऊपर पहुंच जाता है। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। रात केप होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ, नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। रात हो जाती है। लेखक अपने होटल में पहुंच जाता है और वहां होटल में बैठ करके वहां की रात्रि के दृश्य को निहारने लगता है। मन बहुत बेचैन था। बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ पर रहूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कराया था, एक ऐसी गलती कराया था लेखक कि लग रहा था कि वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। लेखक कौन सी गलती कराया था? बताता है कि अपना सूटकेस खोलने पर पता चला कि कनानौर में 15 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे। लेखक कन्याकुमारी आने से पहले कनानौर में रुका था। वहाँ के पर्यटक स्थलों को उसने देखा था, वहाँ घूमा था और वहाँ रह कर के 17 दिन में उसने 80-90 पन्ने लिखे थे। वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आया हूँ। अब मुझे दो में से एक बात चुननी थी। कौन कौन सी? एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत, उनको निहारूं, वहाँ रहूं, उनका आनंद लूं। दूसरी तरफ अपने हाथ से लिखे कागज़ जो शायद अब भी सेवाय होटल की एक दराज में बंद थे, उन्हें लेने की इच्छा। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियाँ या उसके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। तो लेखक काफ़ी देर तक सोचता विचारता रहता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर दराज की रोशनी के ऊपर एक चमकते सितारे को देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोएं और हल्के हल्के सहला रही थी। लग रहा था कि उस समय रोएं की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी, लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था दिमाग के किसी कोने में अटका, जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। तो दूसरी
दूसरी वो कौन सी बात थी जो लेखक को बस का टाइम टेबल देखने के लिए बेचैन कर रही थी? वो दूसरी बात थी कि लेखक लौट जब कन्याकुमारी आया था तो उससे पहले कन्नानौर में रह कर के 17 दिन जब रुका था तो 80-90 पेज उसने लिखे थे, उनको लेना भूल गया था, वहीं होटल में भुलाया था, उन्हें लेने की इच्छा लेखक के मन में हो रही थी। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया में साथ टाइम टेबल के हिंद से जुड़ते जा रहे थे। हिंद से कैसे कहते हैं? संख्याओं को, 1 2 3 4। उसने घड़ी में टाइम टेबल के अनुसार जब बसों का टाइम टेबल देख रहा था तो इतने बजे बस जाएगी, अब इतने बजे बस जाएगी, तो जो निश्चित संख्याएं हैं उन संख्याओं को हिंद से कहा जाता है। पहली बस 7:15, दूसरी 8:35, तीसरी। थोड़ी देर में बस लौट गई, गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंसों की चर्चा चलती रह गई। संख्याओं को हिंद से क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि संख्याओं का जन्म हिंदुस्तान से ही हुआ था। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8,000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं, इट मीन्स बेरोजगार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। जहाँ भी नौकरी के लिए जगह निकलती वो फार्म भरते और आपस में बैठ कर के चर्चाएँ करते रहते। वह खुद वहाँ फ़ोटो का एल्बम बेचता था। ये किसने बताया? उस ग्रेजुएट नवयुवक ने, कि वह खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं, वो ग्रेजुएट नवयुवक बताता है लेखक को, कि हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल लिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झुलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। अब प्रातःकाल का दर्शन उसका वर्णन कर रहा है। कन्याकुमारी की सुबह घाट पर बहुत से लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थी। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनोक्लूजर्स से सूर्य दर्शन। वो अपने दूरबीन से सूर्य दर्शन कर रहे थे और उन मालाओं का तोल जोख भी कर रहे थे। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कडल काक, समुद्र में रहने वाले पक्षी, बहुत से कडल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे। मल्लाह उस नौका को खेने वाला। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था कि नीचे आने तक जरूर उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था कि यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती हैं।
अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तो ग्रेजुएट नवयुवक लेखक को बताता है कि वहाँ कन्याकुमारी में बेरोजगारी के कारण पढ़े लिखे लोग जो ग्रेजुएट भी हैं लेकिन मुख्य कोई धंधा उनके पास नहीं है, इस कारण से कई बार निराश होकर लाचार होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। और एक चट्टान की तरफ इशारा करके लेखक बताता है कि अभी कुछ ही महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट कर दिया। मेरा ध्यान उसकी बातों में नहीं था। मैं आंखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। लेखक को मन ही मन डर लग रहा था। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते, वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। लेखक मन ही मन डरने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि उस भंवर में फंसकर हमारी नाव उलट जाए और हमारी जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाए। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए हैं जिस पर से कूदकर उस नवयुवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में आत्महत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। यह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से पहले ले गए थे। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कड़ल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। मैं अब भी आँखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी। उसके बाद एक शाम और वहाँ रुककर कन्नानौर लौट गया। लेखक एक दिन वहाँ और रुकता है और फिर कन्नानौर के लिए वापस लौट आता है। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज़ मिल तो गए पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। कागज़ों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। लेखक वर्णन करता है कि मैं जब कन्नानौर वापस लौट करके आया तो वहाँ जिस होटल में रुका था उस होटल के नौकर ने उन खाली पन्नों को एक कॉपी का रूप दे दिया था और उनके एक तरफ जहाँ खाली पेज थे वह अपना हिसाब किताब लिखने लग गया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने जाकर उस नौकर से मेरे उन पन्नों को बनी हुई कॉपी को वापस मांगा तो उस नौकर को भी काफ़ी निराशा हुई होगी। उसे लगा कि शायद वह उन पेजों को काम ले रहा था, अपना हिसाब लिख रहा था, लेकिन आज उसके हाथ से वो पेज चले गए। लेखक कह रहा है कि मुझे कन्नानौर से उन पन्नों को भूल करके कन्याकुमारी जाने पर जब सूट खोला और वहाँ वो पेज नहीं मिले
तब जितनी निराशा हुई उससे कहीं अधिक निराशा उस समय उस नौकर को हुई होगी जिससे मैं उन पन्नों को लेने के लिए वापस पहुंच गया था।